आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि नेवर कंफ्यूज अ सिंगल डिफिट विद अ फाइनल डिफिट। अगर आप एक एग्जाम में फेल हो रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फाइनल अब कभी एग्जाम में पास हो ही नहीं पाओगे। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो तो फिर से आप कोशिश कर सकते हो और फिर उसमें भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। अगर आपकी प्री भी नहीं निकली है 4-5 अटेम्प्ट तक, फिर भी आप लास्ट अटेम्प्ट में सारे ही जो पढ़ाव है वो पार कर सकते हो। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, सही डायरेक्शन में कोशिश कीजिए, सही गाइडेंस में कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 17 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको कई इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कई इंटरेस्टिंग कोर्सेज जो है वो आपके लिए लाए गए हैं, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, इसीलिए इसे किंगडम ऑफ क्वालिटी कंटेंट भी कहा जाता है। तो ज़रूर एंटर कीजिए, एक बार एंटर करोगे आप बाहर निकलने का आपका मन नहीं करेगा, और सीधा जब आप सक्सेस हासिल कर लोगे उसके बाद ही आप यहाँ पर किंगडम जो है उसे यहाँ पर छोड़ोगे। तो इसीलिए ज़रूर एंटर कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। जो लिंक है इस ऐप की वो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों ही जगहों पर मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आती है। तो यहाँ पर ये प्लेस जो है, ये प्लेस कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए न्यूज़पेपर जो है उस पर बढ़ते हैं, और जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स है पूरा पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक वो देख लेते हैं। और देखिए शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो फिर हो सकता है कि मैं ये बंद कर दूँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर करेंगे क्या, इसलिए शेयर जो है वो ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो आइए आज का न्यूज़पेपर देखते हैं और देखते हैं कि क्या खास चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो है उसने कमिटी जो है उसका गठन यहाँ पर करने की कोशिश की है, जिससे कि जो चाइना यहाँ पर देख रहा है तो उससे यहाँ पर टैकल किया जा सके। तो देखिए पूरा जो मसला है ये हम एक्सप्लेन सेक्शन में भी देखने वाले हैं, तो एक्सप्लेन सेक्शन में देख लेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो आरबीआई है उसकी एक न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। बेसिकली क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है, शक्तिकांत दास, है ना। तो उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर रूल आउट किया है कि जो रिलैक्सेशन है लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में, ठीक है, ये यहाँ पर किया जाए कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस अगर है तो। इसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को
लोन जो है वो पे करना है फॉर से कि 50 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है, हर महीने मुझे किस्त कितनी देनी है, तो किस्त समझ लीजिए 1 लाख रुपए जो है मुझे हर महीने किस्त देनी है। लेकिन क्या हुआ, कोविड की वजह से अगर मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कैश क्रंच आ गया है, बिजनेस जो है उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। मतलब कि मुझे 1 लाख रुपए जो है वो पे करना था कुछ सालों तक। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं 50,000 कर देंगे कि आप 50,000 जो है वही पे करो, यहाँ पर साल जो है वो बढ़ा देंगे। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो पैसे हैं, अभी क्या है, अभी मेरे पास कैश क्रंच है तो मैं पैसे पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे और थोड़ा लोन जो है वो दे देंगे। फिर बोलेंगे कि आपका एक बार अगर आपको लोन मिल जाता है तो पैसे आपके पास आ गए, उसके बाद क्या होगा, आपका बिजनेस फिर से ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आप पैसे जो है वो पे कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो है उसके तहत हमें देखने को मिलता है, और जो कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बोथ डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स दोनों के लिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर जो है वो किया हुआ है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये पेज पे तो कुछ खासी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो नेक्स्ट इस पर अगर हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके का सेकंड पेज देखने को मिलता है। सेकंड पेज पर वही सारी चीज़ें होती है जो फर्स्ट पेज पर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो सिटी दिल्ली है, दिल्ली का एडिशन हम देखते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ नहीं है। एक यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो RT-PCR टेस्टिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए क्या है कि कई तरीके की टेस्टिंग होती है। अभी अगर आप देखो तो हमें एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये भी देखने को मिलती है, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये भी देखने को मिलती है जिसे रैट कहा जाता है, और फिर RT-PCR टेस्टिंग देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली क्या है, RNA निकाला जाता है, फिर उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर DNA जो है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, और इस तरीके से पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो निकाला जाता है। अब बहुत सारे लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं क्योंकि 15 to 30 मिनट्स में इसका जो हमें रिजल्ट है वो मिल जाता है। इंक्लूडिंग मैंने भी यहाँ पर RAT जो है वो किया था, और उस टाइम पे तो नेगेटिव आया था। हालांकि कुछ सिम्टम्स जो है वो दिख रहे हैं, तो फिर से मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो टेस्ट है फिर से कर लूँ, और फिर से मैं अभी RT-PCR टेस्ट जो है वही करूँगा अभी, अगर जो सिम्टम्स है वो बरकरार रहते हैं तो। क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि जो क्लोज्ड वन है उनका पॉजिटिव आया है, तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद ही सीधा मैंने जो रैट टेस्ट है कराई थी जो कि नेगेटिव आई थी। तो यहाँ पर जो रैट टेस्ट है ये फॉल्स पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव जो है कई ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए अगर यहाँ पर नेगेटिव भी आता है तो बोला जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट जो है ये करा लेना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर आइसोलेशन पर ही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेस्ट जो है वो करवाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द करवा लूँगा। और यहाँ पर अब बीच में एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आया था, अगर आपको याद होगा तो शायद मंडे की बात है, न्यूज़पेपर जो है वो नहीं आया था, तो मैं उसी लिए गया था, टेस्ट ही कराने के लिए गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सिटी के बारे में जो न्यूज़ेस है वो हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो इसमें अफगानिस्तान जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अफगानिस्तान ऑब्लिगेशंस टू एंश्योर वर्ल्ड नॉट थ्रेटेंड। अब इसमें बेसिकली इंटरव्यू जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो इंटरव्यू के इसकी बात चल रही है वहाँ पर। तो अफगानिस्तान वही है जो अफगानिस्तान के बारे में हमने देखा है, भैया पीस रहना चाहिए, है ना। और क्या है, उसमें इंडिया जो है वो भी इंक्लूडेड है। इंडिया ने भी यहाँ पर सहभाग ले रहा है जो तालिबान के साथ है। तालिबान को कभी इंडिया ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और जो नितिन गडकरी साहब हैं उनको भी यहाँ पर पॉजिटिव हो गए हैं वो, और वो आइसोलेशन जो है उसमें चले गए हैं। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इन पार्लियामेंट, क्योंकि आप सभी को पता है पार्लियामेंट जो है वो सेशन चल रहा है उसका। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राजनाथ सिंह साहब है वो यहाँ पर स्टेटमेंट देने वाले हैं चाइना पर राज्यसभा में आज। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खास चीज़ें हैं, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। तो मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जो मिनिस्टर होता है उसके पास कुछ पावर्स होती है। पहली पावर तो यह है कि वो अगर लोकसभा का मेंबर है, क्योंकि देखिए आप MP बनते हो और आप मिनिस्टर बनते हो, है ना। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक MP है और फिर ये जो है ये उसका सबसेट मतलब मिनिस्टर, और उसका सबसेट मतलब कैबिनेट। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो मतलब क्या है कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको MP रहना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप MP ना हो फिर भी आपको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा 6 मंथ्स तक,
है ना, 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपको MP जो है वो बनना ही पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, जो मिनिस्टर होता है वो अगर लोकसभा का मेंबर हो, ठीक है, मतलब MP हो वो लोकसभा का, तो फिर क्या वो राज्यसभा में बैठ सकता है, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसके प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, उसी के साथ साथ जो डिबेट है वो कर सकता है, जवाब दे सकता है, मगर क्या नहीं कर सकता है? वोट नहीं कर सकता है। नहीं तो कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में बीजेपी की सरकार है ना, मतलब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मेजोरिटी लोग हैं। अब वही सब लोग, मतलब यहाँ से उन्होंने बिल पास कर दिया लोकसभा से, और वही सब लोग आकर राज्यसभा में बैठ गए, राज्यसभा में वोटिंग कर दी और बिल पास हो गया, है ना। फिर राज्यसभा का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मिनिस्टर जो है वो जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लोकसभा जो है उसने यहाँ पर एक बिल पास किया है जिससे कि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो यहाँ पर RBI के सुपरविजन में लाया जा सके। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कौन सा बिल हमें देखने को मिल रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है बैंकिंग, ध्यान से देखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन जो बिल है, बैंकिंग रेगुलेशन बिल, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके तहत क्या कर रहा है वो, इसके तहत ये कर रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको भी इसके अंडर में जो है वो लाया जा सके, है ना। तो अब इसमें से आपको ये सवाल ये आ रहा होगा कि नॉर्मली बैंक्स जो है वो किस तरीके के होते हैं। तो देखिए, कई तरीके के हमें बैंक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कि कुछ जो बैंक्स होते हैं वो समझ लीजिए कि कुछ बैंक जो है वो हमें कमर्शियल बैंक देखने को मिलते हैं, जैसे कि SBI हो गया, है ना, जैसे कि जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, तो वो भी हमें कमर्शियल बैंक्स देखने को मिलते हैं, राइट। और कुछ हमें देखने को मिलते हैं जो कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब क्या होता है कि भैया सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर एक बैंक जो है उसमें यहाँ पर अपना सहभाग दे दिया और सब मिलकर यहाँ पर बैंक को जो है वो चला रहे हैं, कोऑपरेटिवली चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये नो प्रॉफिट नो लॉस जो है उसके बेसिस पर मोस्टली ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके के हमें अलग अलग बैंक जो है वो देखने को मिलते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो भी यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम जब कोऑपरेटिव बैंक देखें उसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें जो लाइसेंस है कमर्शियल बैंक को वो प्रोवाइड करना पड़ता है, तो लाइसेंस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें भी हमें कमर्शियल बैंक्स के लिए देखने को मिलती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अब सवाल यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। तो देखिए, कोऑपरेटिव बैंक, जैसे मैंने आपको कहा कि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रॉफिट के लिए काम करे, कोऑपरेशन के लिए काम कर रहे हैं। और ये अगर हम देखें तो गवर्न किए जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसके तहत इसे गवर्न जो है वो किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरा और एक एक्ट इसमें लागू होता है, वो है बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कि हमें 1955 का देखने को मिलता है। तो इसके तहत ही गवर्न किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप कमर्शियल बैंक्स देखो तो इसमें ओनर कौन होता है, जो बैंक वाले रहेंगे वो ओनर रहेंगे, जिनके शेयर्स है वो ओनर रहेंगे, है ना। नॉर्मल जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो ओनर होते हैं क्या? नहीं। मतलब कस्टमर्स ओनर होते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक जब हम देखते हैं ना, तो जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर हमें ओनर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक मेंबर जो है वो कस्टमर्स भी होते हैं और ओनर भी होते हैं बैंक के, इसीलिए उसे कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। उसी का कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कंट्रोल किया जाता है मेंबर्स के ही द्वारा, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बोर्ड जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके देता है कि भैया हम यहाँ पर कस्टमर भी है तो हम यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट जो है वो करके देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन देखें, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है ये यहाँ पर आता है। इसमें हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये देखने को मिलते हैं। अर्बन में अगर हम देखें तो उसमें भी 2 भाग आते हैं, उसमें शेड्यूल अर्बन कमर्शियल बैंक देखने को मिलते हैं जो शेड्यूल होते हैं, और उसी के साथ साथ नॉन शेड्यूल जो बैंक्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम रूरल में देखें तो इसमें यहाँ पर शेड्यूल नॉन शेड्यूल नहीं होते हैं,
इसमें हमें शॉर्ट टर्म देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा देखें तो नॉन स्केड्यूल है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर अगर हम देखें ज़्यादा शॉर्ट टर्म है, अगर आपको क्वांटिटी भी कभी कभार पूछ ले, एग्जैक्ट तो नहीं पूछेंगे लेकिन कभी कभार ये हो सकता है कि भैया कौन से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी अगर हम स्केड्यूल देखें तो उसके भी दो भाग हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है मल्टी स्टेट और दूसरा अगर हम देखें तो होता है जो सिंगल स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ नॉन स्केड्यूल भी देखिए, उसमें भी हमें मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट जो है ये देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों ही जगह पर यहाँ पर सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप देखोगे तो अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको एकदम सस्ते, क्योंकि आप ओनर हो तो एकदम ही सस्ते इसमें, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो काम कर रही है। तो क्या होता है कि एक बीसी आपने देखा ना, बीसी टाइप का, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो लोन है जिनको एक्चुअल में चाहिए उनको मिलते नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देखें तो ड्यूअल रेगुलेशन उसका हमें देखने को मिलता है। एक तो हमें स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसके तहत भी देखने को मिलता है ना। तो ये जो चीज़ है ना ये यहाँ पर चेंज करने की यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए तो केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो पीएमसी आपको घोटाला पता होगा, है ना, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसका आपको पता होगा किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स जो है वो हो गए थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बेसिकली कोशिश कर रही है कि जो निवारण है, जो सोल्यूशन है, वो हम यहाँ पर निकाल सके। क्लियर है, समझ में आ गया आपको पूरी तरीके से? कोऑपरेटिव बैंक के बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, राज्यसभा जो है उसने बिल पास किया है कि नेशनली इंपॉर्टेंट स्टेटस जो है जामनगर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन को वो दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राज्यसभा ने पास किया है बिल, यहाँ पर स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो किसको प्रोवाइड किया जा सके? तो ये प्रोवाइड किया जाए जो जामनगर बेस्ड क्लस्टर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्री 12,000 ईयर्स गवर्नमेंट रीअप्स पैनल टू स्टडी इंडियन कल्चर। यहाँ पर इंडियन कल्चर जो है उसको स्टडी करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है, तो राखी गिरी है ना। ये हमने कई बार, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं जो MM एकेडमी पर है, तो उसमें कई बार राखी गिरी जो है ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ये कमिटी जो है उसका यहाँ पर किया जा रहा है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर जो है उसका इवोल्यूशन देखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको एक टास्क दिया गया है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, क्योंकि कोई भी साउथ या फिर साउथ इंडियन जो है वो, या फिर कोई भी विमेन जो है, महिला जो है वो इसमें नहीं है। इसका यहाँ पर जो विरोध है वो किया जा रहा है जो साउथ इंडियन लीडर्स है उनके द्वारा। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज जब हम देखते हैं तो एडिटोरियल पेज आ रहा है। अब देखिए एडिटोरियल पेज जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बेंड विद द विंड्स यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इंडिया जो है उसने यहाँ पर इनकम सपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, शुड ऑफ फॉर इनकम सपोर्ट, ठीक है, सो दैट पेंडेमिक जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस में टर्न ना हो जाए। अब इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का एग्जाम्पल क्या है कि ब्राज़ील में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेट क्रिटिकल था कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2014-16 में आए हैं उससे रिकवर हो पाएंगे या नहीं ब्राज़ील में, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली 2000s में अगर देखा जाए तो कमोडिटी बूम हमें देखने को मिला था, मतलब बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खरीदी कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है वो वहाँ पर हो गया। अब इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होने की वजह से, उसी के साथ साथ जो करप्शन है, स्कैंडल्स है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइज होने की वजह से कंट्री जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में चली गई 2014 से 16 के बीच में, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो वर्कर्स पार्टी है उनका रूल जो 14 साल से चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो सोशल प्रोग्राम है, जो यहाँ पर न्यू रूल था, सोशल प्रोग्राम जो है इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करने की कोशिश की गई, मतलब जो पॉवर्टी है उसे इरेडिकेट करने की कोशिश जो है वो की गई, ठीक है। अब ये कैसे की गई? तो इसमें लिविंग कंडीशन जो है गरीब लोगों का वो इम्प्रूव करना, इसके लिए यहाँ पर कामकाज जो है वो किया गया। और यहाँ पर किस तरीके से वो किया गया, तो जो लोग हैं उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करके, मतलब कि क्या है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, ठीक है, इन्फ्लेशन बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उनको पैसा जो है प्रोवाइड करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर दिया। बहुत ज़्यादा पैसा जब प्रोवाइड करना है, देखिए क्या होता है कि जो पैसा है वो सरकार देती कैसी है, सरकार के पास पैसा आता है फिर सरकार खर्च करती है ना, सरकार देती है। लेकिन सरकार के पास अगर 100 रुपये आ रहे हो, सरकार अगर 1000 खर्च कर रही हो, तो फिर यहाँ पर बाकी का जो पैसा है सरकार को भी क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा ना। तो वही होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है ये काफ़ी ज़्यादा जंप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो 2017 की स्टार्टिंग थी उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उस पर कैप लगा दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड अगर आप हमारे देश में देखो तो FRBM है ना, FRBM एक्ट जो हमें देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है 3% जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा रिलैक्सेशन देकर 3.5% है ना। लेकिन क्या है, कुछ आपत्ति अगर आ जाती है, कुछ आपत्तिजनक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर ज़्यादा भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इन्होंने अमेंडमेंट तो ला दिया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर उन्होंने किया क्योंकि इनको रिवाइव करना था, ठीक है, रिवाइव करना था। और प्रॉब्लम जो है वो चल रहे थे, कोविड आ गया, कोविड की वजह से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, और ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो स्पेंडिंग है वो भले यहाँ पर उन्होंने स्क्रूटिनिटी में रखी हो, भले वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो इनकम सपोर्ट जो है ये यहाँ पर जब प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर लोग जो है उनकी इकोनॉमी यहाँ पर रिकवर हो पा रही है, लोग जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर खर्च कर पा रहे हैं और उनकी जो एक स्टेबिलिटी है वो आ रही है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, पब्लिक स्पेंडिंग जो है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जो है वो हमें देखने को मिली है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो मतलब बताने का मुद्दा क्या है, इंडिया में भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो रिटर्न्स वाले एक्सपेंडिचर पर खर्च करो, है ना। जैसा हम हमेशा देखते आए हैं कि रिटर्न्स वाले जो एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर खर्च करो। मतलब हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो फेलियर जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का वो यहाँ पर देखने को मिला है ना। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम का फेलियर ये फाइनेंशियल क्राइसिस में हो गया है, क्योंकि अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम हमारी अच्छी होती तो फिर यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस होते क्या, नहीं होते। तो इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो फिस्कल जो पॉलिसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए क्या, कम करना चाहिए क्या, ये यहाँ पर हो रहा है। लेकिन देखिए एट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हमें यहाँ पर कंपेंसेट जो है कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है हमारी वीक चल रही है, तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं से तो ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो मेजर्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा अगर हम मेजर्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर रिकवरी जो है वो उतनी अच्छी तरीके से और जल्द से जल्द हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये आदित्यनाथ जी ने लिखा हुआ है, तो आपको ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस सेक्शन हम देखते हैं तो चाइना जो है वो क्यों यहाँ पर हार्वेस्ट कर रहा है इंडिया का डाटा, तो ये हम देखेंगे। 3 ऑर्डिनेंसेस जो है जो यहाँ पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट ला रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी देखेंगे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड इस पर, तो हमें ये वाला एक न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती है कि जो यूके है, देखिए अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक होता है GS2 में कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया गया है उसे कंपेरेटिवली हमें देखना पड़ता है। तो अगर हम यूके की कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें हमें जो हेड है वो हेरिडिटरी देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो हेरिडिटरी है क्या, जी नहीं, इलेक्ट होकर आते हैं। तो ये रिपब्लिक हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है ना, इसलिए हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है रिपब्लिक, लेकिन वहाँ पर हेरिडिटरी है, ठीक है। लेकिन अब इसे चेंज करने की बात की जा रही है और वो बोल रहे हैं कि भैया इसको भी हम हेरिडिटरी जो है वो निकाल कर अब यहाँ पर हमें रिपब्लिक जो है वो बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है, इनको यहाँ पर निकाल दिया जाए और यहाँ पर बिकम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या है, इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इसमें से हमारे राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव किस तरीके से होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कौन कौन वोट करता है बताओ, जो MPs होते हैं, मतलब लोकसभा के बोलिए, राज्यसभा के बोलिए, उसी के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है, जहाँ जहाँ पर असेंबलीज है, और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और अब जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जहाँ पर असेंबली देखने को मिलती है, वो लोग भी वोट करते हैं, मगर जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो वोट नहीं करते, है ना। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाले पेज पर आते हैं तो हमें ये वाला मुद्रा लोन जो है उसका देखने को मिलता है। NPA जो है काफ़ी राइज हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से NPA जो है
वो कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो अब मुझे मतलब आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी चीज़ें आपको पता होगी कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने, क्योंकि मुद्रा स्कीम इतनी पुरानी है कि उसके बारे में आपको पता है नहीं, मुझे देखना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये आपके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला सेपरेटली हम देखने वाले हैं। हमारे पीपीटी में एयरक्राफ्ट एक्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया है। तो क्या इसमें खास किया जा रहा है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो ख़त्म होता है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो चलिए पीपीटी में जो आर्टिकल्स है अब वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल आ रही है कि और लार्जर चाइना पिक्चर। अब देखिए लार्जर चाइना पिक्चर के बारे में बात हो रही है। तो चाइना का क्या चल रहा है ये हम अब तक देखते ही आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो गालवान वैली बोलिए, जो अक्साई चीन वाला एरिया है ना, जो मतलब यहाँ पर अगर हम निकालें तो मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से हम निकालें तो ये अक्साई चीन वाला एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें पेंगोंग लेक जो है ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहे हैं। पेंगोंग लेक अगर हम देखें तो 1/3 जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है, 2/3 जो है ये चाइना कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहे थे। अगर हम अलग अलग फिंगर्स देखें तो फिंगर्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो चाइना है वो 8 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था, ऐसा बोला जाता है। तो अब यहाँ पर जो डिबेट है वो चल रही है। यहाँ पर हमें 2 तरीके के थिंकर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरफ ये है कि भैया इन लोगों ने जो घुसपैठ की है, ये घुसपैठ यहाँ पर चाइना के तरफ से ज़बरदस्ती की जो है वो की जा रही है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि जो चाइना है वो एक सुपर पावर जो है वो खुद को जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग थिंकर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ पर प्रेस में पब्लिश किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरप्रिटेशन जो है जो हो रहा है ये 2 स्कूलों में बढ़ता चला गया। मतलब यहाँ पर क्या है, चाइनीज़ एक्सरसाइज वॉज अ टेरिटरियल स्नैच इन अक्साई चीन। मतलब यहाँ पर क्या है कि टेरिटरियल स्नैच यहाँ पर ले रहा है, जिससे कि इंडियंस जो है उनको यहाँ पर सबक जो है वो सिखाया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर कई जगहों पर इस तरीके पब्लिश हो रहा है कि वो छीन रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं, जो टेरिटरी है उसे स्नैच किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर चीफ 1 क्या है, 4 NSA उन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया है कुछ साल जो है वो यहाँ पर चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो है उनके वहाँ पर स्पेंड किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, जो फर्स्ट स्कूल हमने देखी है तो उसमें क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं। तो यहाँ पर है कि बीजिंग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ पर रुकी हुई है, क्या वो सोच पा रहा है, या फिर जो LAC है उसका लद्दाख में वर्जन क्या है, क्या वो सोच पा रहा है। क्योंकि देखिए जो LAC है और LOC है इसमें डिफरेंस ये है कि LOC जो है डिमार्केट की गई है ना, लेकिन LAC अगर हम देखें तो डिमार्केट की गई है क्या, बिल्कुल डिमार्केट नहीं की गई है। अब यहाँ पर चाइनीज़ जो है उनको यहाँ पर चाहिए कि सेटलमेंट जो है बॉर्डर पर वो पोस्टपोन कर दे टू द नेक्स्ट जनरेशन। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंड स्कूल जो है ये सोचता है कि इंडिया बिलीव दैट टेरिटरी हैज़ नथिंग टू डू विद इट। मतलब यहाँ पर टेरिटरी जो उससे कोई लेना नहीं है कि चाइना जो है उसको टेरिटरी जो है उसमें घुसपैठ करनी है, टेरिटरी में कुछ करना है। हाँ, यहाँ पर ये बिलीव करते हैं कि चाइना जो है वो यहाँ पर मोस्ट पावरफुल नेशन जो है अर्थ पर वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर US की GDP को टेक ओवर कर लेगा 2030 तक, है ना। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड पर वो अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि इंडिया जो है ये इसके बीच में रोड़ा बन सकता है। तो इसलिए उसको परेशान कर लो, उसके ऊपर डोमिनेट जो है वो कर लो, जिससे कि यहाँ पर पूरा जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब देखिए इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया ने काफ़ी खतरनाक तरीके से जो जवाब है चाइना को दिया है, भले उसका कोई भी चीज़ हो, है ना। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडिया है उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसे ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उसी के साथ साथ एंटी चाइना मेरीटाइम कोएलिशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट जो है वो इंडिया ने कर लिया। उसी के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका है उसमें जो भी इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर चाइना को कम्पीट कर रहा है। उसी के साथ साथ जो ताइवान है, हांगकांग है ना, जिंगजियांग प्रोविंस है, उसमें यहाँ पर अनसपोर्टिव रहा है इंडिया। उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स जो यहाँ पर चाइना का दुश्मन बनता जा रहा है, उससे यहाँ पर काफ़ी क्लोजनेस जो है वो इंडिया की हमें देखने को मिल रही है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया है वो चाइना के यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर चाइना जो है वो ये सोचता है कि इंडिया ही है सिर्फ जो यहाँ पर
हमारा दुश्मन जो है वो बन सकता है या फिर हमें पीछे ढकेल सकता है। इसीलिए यहाँ पर इंडिया जो है उसको परेशान करना शुरू कर दो, है ना, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो चाइना है उसने यहाँ पर एक हेजेमोनिक पावर जो है 2030 के बाद ये अज्यूम कर ले कि हमारे पास आने वाली है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो इंसान के अधिकार है, ये चाइना के फॉरेन पॉलिसी में कोई पार्ट अदा नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ हर इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ट्रेड, डिप्लोमेटिक, आर्म कंट्रोल सभी जगहों पर यहाँ पर वो ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है और खुद के तरफ सारी चीज़ें जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है उस पर भी ध्यान देना है ना। अब यहाँ पर जब हमें हमारी वेल्थ पर ध्यान देना है, हमारी जीडीपी पर ध्यान देना है, तो अगर इस मैटर में हम हमारा डिफेंस बजट है वो कम कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे जो बेल्ट है उसे टाइटन करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ सॉफ्टली यहाँ पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ना। अब यहाँ पर जो गालवान इंसिडेंट है उसके बाद से तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर टेरिटरी डिस्प्यूट जो है ना, और यहाँ पर जो लार्जर पिक्चर है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब देखना होगा आगे होता क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि चाइना जो है वो इंडिया का डाटा हार्वेस्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर सीरीज जो उसने रिवील किया है कि जो शेंजन बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म है जेनुआ डाटा, ये जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट और मिलिट्री जो है उसके साथ लिंक्ड है और ये मॉनिटर कर रही है 2.5 मिलियन इंडिविजुअल्स को अक्रॉस दी वर्ल्ड, ठीक है, और उसमें 10,000 इंडियन जो है वो भी शामिल है। अब देखिए ओवर दी पास्ट डिकेड रैपिड इवोल्यूशन हमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी का देखने को मिला है ना। चिप स्मार्टफोन बोलिए, चिप डाटा बोलिए, ये यहाँ पर सर्कुलेट किया जा रहा है। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले अगर आप देखोगे तो जो डेटा है वो काफ़ी महंगा था, लेकिन अब जो डेटा है वो काफ़ी सस्ता हो चुका है ना। इंटरनेट पैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर किसी के पास अब स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे सिनारियों पर आप फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, जो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स है ये डाटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा है वो पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, है ना। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये यहाँ पर लॉ हो गया तो फिर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी प्लेटफॉर्म्स की, ट्विटर की, फेसबुक की, कि वो यहाँ पर डेटा जो कलेक्ट कर रही है वो यहाँ पर सेफ रहे, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ है, आपने अगर देखा होगा पहले 59 जो ऐप्स है वो बैन किए गए थे, उसके बाद और किए गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो डेटा है वो यहाँ पर लीक होता है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। अगर हम जेनुआ डाटा देखें तो 2.5 मिलियन जो इन्फॉर्मेशन है उसने यहाँ पर कलेक्ट किया है इंडिविजुअल से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक फिगर जो है उनको भी ट्रैक किया जाता है। पब्लिक फिगर को क्यों ट्रैक किया जाता है, क्योंकि उन्हीं से तो पब्लिक फिगर जो रहेंगे उनको जो फॉलो करते हैं तो उनका यहाँ पर माइंडसेट पता चलेगा, है ना। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कंपनीज जो है वो क्या कर रही है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में ओवर दी ईयर्स, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट दी स्वीप, मतलब कितने लोग जो है वो ट्रैक हो पा रहे हैं। सेकेंड जो है वो डेप्थ, मतलब कितना डेटा जो है, डेटा पॉइंट्स ये इंगेज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा डेटाबेस का हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहेगा, कैसे यहाँ पर लिया जा रहा है, कौन है, उसी के साथ साथ कितना हर एक से डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाती है। अब देखिए ये जो डेटा है, आप सोचो कि इससे क्या होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ भी सर्च करो ना, आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हो, आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। एक इंसिडेंस हुआ था, ट्विटर पे इंसिडेंस हुआ था कि एक आदमी जो है उसने एक स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, मतलब IRCTC वेबसाइट थी, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि उस पर उसको जो पॉर्न जो वीडियोस होते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने उसका स्क्रीनशॉट लिया और IRCTC जो है उसको उसने ट्वीट किया कि देखो मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। IRCTC ने क्या बोला कि तुम जो सर्च करते हो उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट जो है दिखाई जाती है, ठीक है। मतलब देखिए कि इतना AI आगे ना जा चुका है कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सर्च कर रहे हो, उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट जो है दिखाई देती है। यूट्यूब भी आप देखिए ना, एक अगर आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हो तो आपको जो रिकमेंडेशन है उसमें भी एजुकेशनल वीडियोस दिखाई देंगे, उसमें कोई कॉमेडी वीडियोस नहीं आएंगे। एक आप व्लॉग देख लो तो फिर वो व्लॉग ही आपको दिखाई देंगे, एक अगर आप कॉमेडी वीडियो देख लो तो कॉमेडी वीडियो। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर उनके लिए डेटा निकालना कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं हो जाता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्ट्रास्ट चाइनीज़ कंपनी जो है वो अगर देखा जाए
तो काफ़ी ज़्यादा जो डेटा है वो यहाँ पर भेजती है। इसी वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कोई इंसान है अगर वो एंटी इंडियन तरीके के कोई ट्वीट कर रहा है या फिर मैसेजेस कर रहा है तो उसको क्या हो सकता है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी लिया जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है, तो इसलिए काफ़ी खतरनाक, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कमिटी जो है वो सेटअप की गई है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं चाइनीज़ कंपनी जो ऐसे करने की कोशिश कर रही है उसे यहाँ पर रोका जा सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। जो फार्मर्स है 3 ऑर्डिनेंस जो है उससे खफा है और उसी के साथ प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ट्रैक्टर पर निकल रहे हैं, ट्रैक्टर प्रोटेस्ट भी इसे कहा जा रहा है। अब देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने ये देखा हुआ है, उसमें हमने क्या देखा था कि 3 ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए हैं। एक एपीएमसी जो है, एपीएमसी है ना, एपीएमसी के बाहर भी आप सेल कर सकते हो, ये और जो ऑर्डिनेंस है इसको लेकर जो फार्मर्स है काफ़ी ज़्यादा खफा है। अब ये क्यों है, तो देखिए सबसे पहले हमें एपीएमसी जो है उसे समझना पड़ेगा। एपीएमसी क्या होती है, एपीएमसी मंडीज़ होती है। इसमें एपीएमसी मंडीज़ अगर हम देखें तो फार्मर जो है वो क्या करते हैं, वो इसमें सेल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एपीएमसी मंडी जो होती है उसमें यहाँ पर सेल कर सकते हैं अपने जो भी उनको लेकर आना है, जो भी उन्होंने यहाँ पर अनाज जो है वो किया है वो यहाँ पर लाकर बेच सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग खरीदेंगे, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कोई भी ऐसा उठे सूटे नहीं आ सकता है। और उसी के साथ साथ इन लोगों ने अगर बोला कि हम यहाँ पर मतलब टोटल 100 किलो जो है वो आया है, ठीक है, और इन लोगों ने सिर्फ 50 किलो ही खरीदा, बाकी जो 50 किलो बचा हुआ है ये गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर खरीद लेती है, ठीक है। तो ये एपीएमसी का एक फ़ायदा होता है कि पूरा रेगुलेटेड होता है, सब कुछ इसमें रेगुलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप इससे बाहर भी, इसके कुछ फ्लॉज भी है, एपीएमसी के फ्लॉज भी है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि मीडिएटर जो है उसका काम हो जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि पूरी एक संगठना बन जाती है ट्रेडर्स की और बोलते हैं कि हम इतने में ही खरीदेंगे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को छुटकारा ये करने के लिए अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप बाहर भी बेच सकते हो। तो जब आप बाहर बेच रहे हो तो आपको टैक्स वैक्स जो है वो भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑर्डिनेंस के तहत जो लाई जा रही है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी ये है कि भैया तुम एमएसपी जो है ये भी निकाल दोगे आप, है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस, तो यहाँ पर है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस और एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस। एसेंशियल कमोडिटीज़ आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होते हैं उस पर एक कैप जो है वो लगा देती है कि इससे महंगे में आप नहीं बेच सकते हो या फिर इतना ही स्टोरेज आप कर सकते हो, है ना। तो ये भी यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रेड एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो सेक्शन 2 अगर हम देखें फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 का, तो ट्रेड एरिया डिफाइन किया गया है कोई भी एरिया या फिर लोकेशन, प्रोडक्शन, कलेक्शन, एग्रीगेशन, इसमें सभी इंक्लूड हो सकता है, जिसमें फार्म गेट्स हो, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो, वेयर हाउसेस हो, सिलोस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। डेफिनेशन जो है इसमें प्रीमाइसेस, एंक्लोजर, स्ट्रक्चर, फिजिकल बाउंड्रीज जो होती है, मार्केट यार्ड की, सब मार्केट यार्ड की, ये हमें देखने को नहीं मिल रहा था। एपीएमसी जो है ये हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो प्राइवेट मार्केट यार्ड है ये भी एक्सक्लूड किया है, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड जो है ये भी एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। अब ट्रेडर अगर हम देखें तो ट्रेडर हमें देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो फार्मर से खरीद रहा है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, बाहर लाइसेंस लगता है, लेकिन अब मतलब एपीएमसी में लाइसेंस लगता है लेकिन बाहर लाइसेंस लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई अब रेगुलेशन ही खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि कॉर्पोरेट जो लोग हैं वो अब यहाँ पर उनके लोग खड़े करेंगे ना बाहर कि हाँ हम खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर तो आपको लाइसेंस लगता है, यहाँ पर तो लाइसेंस नहीं लगेगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। उसी के साथ साथ फार्मर जो है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसका क्रेज बढ़ गया, तो एपीएमसी पूरा खत्म ही हो जाएगा। एपीएमसी खत्म हो गया तो एमएसपी जो है ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मिनिस्ट्री की तरफ से देखें तो उन्होंने बोला है कि जिसके पास भी पैन कार्ड है वो यहाँ पर खरीद सकता है, ट्रेड जो है वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया मतलब वन मार्केट जो है बनाने की कोशिश की जा रही है अगर बेसिकली देखा जाए तो। ये एक अच्छा भी पॉइंट है, अच्छा भी एक स्टांस है गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी मार्केट जो है पूरा मार्केट एक ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा कि अलोकेट किया जा रहा है आपको ये मार्केट है, ये मार्केट है ना। अब आप किसी मार्केट में जो है वो सेल कर सकते हो, ये एक आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक फ्री मार्केट,
है ना, फ्री मार्केट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वरी क्यों कर रहा है? वरी इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस सिस्टम अगर देखें तो चार्ज जो है किया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट इतना करती है तो चार्ज किया जाता है ना, लेकिन बाहर चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जब अंदर चार्ज कर रहे हैं बाहर नहीं कर रहे हैं तो बाहर ही ज़्यादा बेचा जाएगा ना, बाहर ही बेचा जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि इसका पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, इसका अस्तित्व मिट गया तो एमएसपी जो है उसका भी अस्तित्व मिट सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर माइंड में आ रहे हैं कि जब मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं मंडीज के लिए कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, बाकी सब्सिडीज दी जा रही है, तो फिर यहाँ पर फार्मर जो बेच रहे हैं उनको कि यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है, पैसे जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो फार्मिंग आती है, जो एग्रीकल्चर आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट में, तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो स्टेट की होती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्रोटेस्टर जो है उनका ये बोलना है कि जो फार्मर है उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर सेफगार्ड जो है वो किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब गवर्नमेंट जो उनके डिफेंस में क्या बोली है, गवर्नमेंट ने बोली है कि भैया यहाँ पर ये बेनिफिशियल रहने वाला है सभी फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को, ट्रेडर्स को, ठीक है। मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट वेयर बैटिंग फॉर दीज रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे थे कि भैया रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, यही रिफॉर्म हमें देखने को मिलना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। तो सभी के लिए, फार्मर बोलिए, कंज्यूमर बोलिए, एंटरप्रेन्योर्स बोलिए, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल जो आई थी, इंडिया अमेंड क्यों कर रहा है एयरक्राफ्ट लॉ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल जो है 2020 ये लाया गया है। अब इसके तहत क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसको। तो देखिए तीनों बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों बॉडीज़ का एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, आज कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्या है एकदम बड़ा वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, आप सभी को पता है थोड़ा ये हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पर बिल जो है अगर आप देखोगे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का, ये यहाँ पर 2 रेगुलेशन एक्सपांड कर रहा है, मतलब इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसी के साथ अब क्या होगा, स्टैट्यूटरी स्टेटस अगर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, तो एक्ट के थ्रू बनाया गया तो पावर यहाँ पर मिल जाती है। तो अब पावर मिलेगी कि पेनल्टीज जो है यहाँ पर लगाई जा सके, लिमिट अप टू 1 करोड़, ठीक है। अभी जो 10 लाख है उससे 1 करोड़ तक की लिमिट जो है वो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों बॉडीज़ जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों बॉडीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कल मैं आपको इन बॉडीज़ के बारे में डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर DGCA जो है ये ओवरसाइट रेगुलेटरी फंक्शन जो है ये यहाँ पर कैरी करेगी। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शन जो है रिलेटेड टू सिविल एविएशन सिक्योरिटी यहाँ पर देखेगा, और ये जो है ये एक्सीडेंट्स इंसिडेंट जो होते हैं उसके बारे में देखेगा। तो इनको अच्छी खासी पावर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर अमेंडमेंट जो है वो क्यों बनाए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 जो एनाक्ट किया गया था, जिससे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर, पोजीशन, यूज़, ऑपरेशन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये सब कंट्रोल कर सके, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पूरा कंट्रोल जो है इंडिया में अच्छे तरीके से आ सके। एविएशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा खड्डे में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसे ऊपर लाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ट्रिगर क्या कर रहा था चेंजेस, तो ट्रिगर कर रहा है अंडर यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ऑडिट प्रोग्राम। रेगुलरली यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सभी कंट्रीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा विसल ब्लोइंग जो है रिसेंट टाइम्स में वो हमें देखने को मिल रही है। अब इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है और इसीलिए सारे ऑडिटिंग जो है उसके लिए वो बाध्य हो जाता है, और इसी के चलते यहाँ पर अगर हम स्टैट्यूटरी स्टेटस देते हैं तो सारी ही चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन में आ सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें मैप बेस्ड एक्सरसाइज, तो अर्जेंटीना जो है इसका जवाब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो MM अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, आपको डेमो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।